तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये आरटीओ में रजिस्टर्ड होती हैं और ये गाड़ियां और जो जितना भी रोड्स वगैरह सब कुछ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में आता है और इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट जो है उसके रूल्स से ये गवर्न होता है। और अभी जो नया मोटर व्हीकल का जो स्क्रैपिंग का जिसको अपन स्क्रैपिंग पॉलिसी बोलते हैं, एक्चुअली इसका पूरा नाम है मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2024। ये 2024 में नया रूल आया है, 15/3/2024 में ये लागू हो गया है, कुछ अमेंडमेंट्स लागू हो गए हैं। जैसा मैं बता रहा था कि हर एक के पास अपने अपनी वाहन होते हैं, टू व्हीलर है, स्कूटी है, कार है। कई लोग कार इसलिए रखते हैं कि एक स्टेटस सिंबल होता है वो कि कहीं जाएंगे तो कार से जाएंगे, बाकी समय सिटी के अंदर घूम रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे घूमेंगे। गांव में अक्सर यही होता है कि क्योंकि रोड छोटे होते तो मोटरसाइकिल से ज़्यादा चलाते हैं लोग। मेट्रोज में कार्स भी चलाते हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी भी फैसिलिटी होती है तो बहुत लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, तो कार्स कभी कभी कम यूज़ होती हैं। तो अभी किसी की कार ज़्यादा यूज़ होती है, किसी की कार कम यूज़ होती है। अब यहाँ पे यूसेज में अगर देखें तो अगर हम डिवाइड करें सिटीजन्स को कि कितने टाइप के यूसेजेस होते हैं, तो कोई लोग ऐसे होंगे जिनकी कार एक साल में 5000 किलोमीटर सिर्फ चली होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 10,000 किलोमीटर चली होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी 15,000 किलोमीटर चली होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक साल में ही 15,000 से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं। और टैक्सीज वगैरह की तो बात छोड़िए, वो तो कई हज़ार किलोमीटर साल में चलती है। तो अब हमारे पास ऐसे कई टाइप के लोग हो गए जो कम गाड़ी चलाते हैं और कई ऐसे लोग हो गए जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। ये कोई एक ही टाइप के लोग नहीं है, तो आप इनको एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के इनकी गाड़ियां चल रही हैं, अलग अलग टाइप से गाड़ी मेंटेन हो रही है, अलग अलग सिटीज़ में गाड़ी चल रही हैं, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टाइप की रोड्स हैं, अलग अलग टाइप का ट्रैफिक है, अलग अलग टाइप के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी अलग अलग टाइप के हैं, सब फैसिलिटीज अलग अलग टाइप की हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने तो बता दिया इतना इतना गाड़ी चल रही है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम वो उतना बड़ा नाम नहीं लेंगे कि रजिस्ट्रेशन फंक्शंस व्हीकल, जो भी बड़ा नाम है उसको मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा स्क्रैपिंग पॉलिसी, ताकि हम सब लोग समझ जाएं। तो स्क्रैपिंग पॉलिसी जो अभी गवर्नमेंट ने जो इंक्लूड की है उसमें स्टार्टिंग में उन्होंने ये एक फरमान निकाल दिया था कि 10 साल का अगर व्हीकल डीजल इंजन वाला है तो उसको स्क्रैप कर देने का है, 15 साल का अगर पेट्रोल वाला है तो उसको स्क्रैप कर देने का है। अब आप सोचिए कि कोई बेचारा मिडिल क्लास का आदमी जिंदगी में एक बार अपना पैसा जमा करके एक अगर कार खरीदता है, डीजल की कार खरीदता है या पेट्रोल की कार खरीदता है या सीएनजी खरीदता है, तो वो आप 10 साल में डीजल की कार स्क्रैप कर देंगे, 15 साल में पेट्रोल की कार स्क्रैप कर देंगे। और ये सारा कुछ लागू हो गया है दिल्ली में। दिल्ली में अभी भी 10 साल से पुराने वाहन को अलाउड ही नहीं है चलाना, और बाहर के भी वाहन दिल्ली के अंदर आ ही नहीं सकते। और ये सब क्यों किया जा रहा है? ये सब झमेला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नितिन गडकरी जी को ऐसा लगता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और कार के कारण पॉल्यूशन हो रहा है। तो कार के कारण अगर उनको लगता है पॉल्यूशन हो रहा है तो वो ये चाह रहे हैं कि पुरानी गाड़ी को हम स्क्रैप कर देंगे। उनको ये लगता है कि पुरानी गाड़ी से पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, नई गाड़ी से कम हो रहा है। तो अभी यही चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सच में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियां जो 10 साल की हो गई हैं डीजल की, उनको डायरेक्टली स्क्रैप कर देने का है। जो पेट्रोल गाड़ियां 15 साल की हो गई हैं डायरेक्टली स्क्रैप कर देने का, उनको री रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना है। अब बाकी अब ये जब ये सब चालू हुआ, ये सब स्टार्ट हुआ दिल्ली से, तो पूरे देश में हंगामा हो गया कि साहब ये क्या है, आप हमारी गाड़ी तो कम चली, आप स्क्रैप कर रहे हो, और हमने जिंदगी में एक बार गाड़ी खरीदी, आप स्क्रैप कर दोगे, हमें फिर से नई गाड़ी खरीदना पड़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। ये सब चीज़ें जब चालू हो गई तो गवर्नमेंट ने थोड़े से नियम में चेंज कर दिए। दिल्ली के लिए नियम कोई चेंज नहीं हुआ, बाकी इंडिया के लिए नियम ये चेंज कर दिया कि अगर आपकी डीजल की कार है वो तो आपकी 10 साल में स्क्रैप होगी ही होगी, क्योंकि डीजल को बिल्कुल खत्म करना है। अब पेट्रोल की अगर आपकी गाड़ी है जो पहले आप 15 साल में स्क्रैप कर रहे थे, अब ये नियम में चेंज ये हो गया कि आप 15 साल के बाद आप इसको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले आपको गाड़ी को टेस्ट कराना पड़ेगा, इनके टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आपको गाड़ी को टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर वो गाड़ी टेस्ट में पास हो जाती है तो आपको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, आपको फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो कि 5 साल के लिए होगा। तो
पहले उन्होंने ऐसा लॉ लगाया था कि 15 साल बाद री रजिस्ट्रेशन करेंगे 5 साल के लिए, और 5 साल के बाद मतलब टोटल 20 ईयर्स का हो गया पेट्रोल इंजन, उसको आप 20 साल में स्क्रैप करेंगे। तो फिर से बवाल शुरू हो गया कि नहीं साहब 20 साल बहुत कम है वो, तो अब फिर से उन्होंने एक अमेंडमेंट किया। अब अमेंडमेंट में ये है कि 15 साल हो जाएंगे तो आपको टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग में पास हो गए तो फिर 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, अब आपके 20 साल हो गए। 20 साल बाद आपको फिर से टेस्टिंग करानी है, अब भी गाड़ी ठीक है तो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ऐसे 5 साल आपके ऐड होते जाएंगे। अब ये 5 साल तो ऐड हो जाएंगे, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे हाँ 5 साल ऐड हो जाएंगे, गाड़ी चलाते रहेंगे, लेकिन नुकसान इसमें किसका है और फायदा किसका है? फायदा तो गवर्नमेंट का है ही, नुकसान हमारे कॉमन मैन का है, कंज्यूमर्स का है, जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं उनका है। कैसे? क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहां पे 500 रुपए तो पहले तो टेस्टिंग के लिए देना है, 500 रुपए में वो लोग टेस्टिंग करेंगे, और ये फीस चेंज होती रहती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। उसके बाद आपको 5000 रुपए दे करके री रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद 500 रुपए 400-500 रुपए का कुछ एक फीस है, वो आपको स्मार्ट कार्ड के लिए बनाना है कि जब आपको जो आपका जो नया रजिस्ट्रेशन आएगा उसको पोस्ट से भेजेंगे उस चीज के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि आप जब 5 साल का एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है तो आपको कम से कम 7-8 हजार रुपए का खर्चा है, और ये 7-8 हजार का खर्चा, जैसा कि अभी बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, अभी 7-8 हजार रुपए का जो खर्चा है आपको हर 5 साल में करना है। ठीक है, तो ये खर्चा आपका बंद गया। पहले तो आपका तो आराम से गाड़ी चलाते रहते थे, अब ये आपका खर्चा बढ़ गया। और दूसरा कि जिस दिन उनको लगा कि आपकी गाड़ी टेस्ट से फेल हो गई, वो आपको स्क्रैप कर देंगे उस दिन। ये गाड़ी जब स्क्रैप होगी तो क्या होगा? आपकी तो गाड़ी गई, है ना, और उसमें वो थोड़ा बहुत उसमें एक आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसमें कुछ 5-10% का डीलर से डिस्काउंट मिलेगा कॉस्ट पे, और आपको रजिस्ट्रेशन फीस माफ हो जाएगी। ये टोटल मिलाकर के लगभग 60,000-70,000 का उसमें बेनिफिट होता है उसका। अब आपकी लाखों की कार है, आपको 50,000 का बेनिफिट दे दिया, उन्हें 70,000 का बेनिफिट दे दिया और आपकी गाड़ी तोड़ दी। ये अभी चल रहा है। तो इसके कारण क्या है कि सिटीजन्स जो है बहुत ही नाखुश हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास का आदमी जो है वो कार जिंदगी में एक बार खरीदता है, वो भी पैसे बचा के, और जब वो जिंदगी में एक बार कार खरीदता है पैसे बचा के, तो उसको अपनी फैमिली कार जैसे ट्रीट करता है, फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट करता है, रोज उसको चमकाता है, साफ करता है, मेंटेन करता है, और वो बड़ी खुशी से, अगर स्क्रैच भी लग जाता है तो उसको दुख होता है, इतना इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उसके साथ में। तो आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में अगर किसी आदमी की कार को स्क्रैप कर दिया जाए, और जिसने इतने प्यार से अपनी कार पाली हो और उसको लगे कि ये बहुत अच्छे से चल रही है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ठीक है, अब ये तो हम टॉपिक थोड़ा सा बीच में छोड़ते हैं, यहाँ से इस पे हम वापस आएंगे। अब हम इस पे आते हैं कि ये बवाल क्यों किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि कार के इमिशन से पॉल्यूशन हो रहा है। चलिए ठीक है, मान लिया पॉल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया, ये 2 साल हो गए हैं दिल्ली में 2 साल से स्क्रैपिंग हो रही है। पॉल्यूशन की क्या स्थिति है किसी को पता है? पॉल्यूशन 2 से 4% बढ़ गया है। इतनी 2 साल स्क्रैपिंग करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स 5 जनवरी 2024 में एक रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उन्होंने बताया, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आप अगर गूगल में जाकर सर्च करेंगे कि पॉल्यूशन इन दिल्ली आफ्टर स्क्रैपिंग, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 2 से 4% पॉल्यूशन बढ़ा है। तो इसका मतलब गाड़ी के इमिशन से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पॉल्यूशन किस चीज़ से हो रहा है फिर? अगर पॉल्यूशन कम हो जाता तो हम तो मानते कि भाई आपने नई गाड़ियां ले आए, आप बोलते हो इमिशन से पॉल्यूशन होता है, हम नई गाड़ी ले आए दिल्ली में, और उसके बाद फिर क्यों बढ़ रहा है 4%, 3%, जितना भी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो ये जो चीज़ है ये समझने वाली है कि पॉल्यूशन किस चीज़ से हो रहा है। अब हम आते हैं कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम पे क्या था? गाड़ियाँ नहीं चलती थी रोड पे, शांति थी सब जगह, सारी एक्टिविटीज शांत थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एकदम शांत थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन कम हुआ कोविड के टाइम, वो 2 साल के अंदर हम लोग ने देखा कि 63 to 68% जो है वो पॉल्यूशन कम हो गया था दिल्ली में। वो क्यों हुआ था? बाद में कई लोगों ने रिसर्च किया और ये पता चला कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उससे जो डस्ट वगैरह जो होती है उससे ज्यादा पॉल्यूशन होता है। क्योंकि अगर आप गाड़ियां देख ले, दिल्ली में जितनी गाड़ियां उतनी बॉम्बे कलकत्ता में भी हैं, तो दिल्ली में ही पॉल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहां ज्यादा चल रही है, कंस्ट्रक्शन फैला हुआ है, नोएडा में चल रहा है, गाजियाबाद में चल रहा है, आजू बाजू सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी डस्ट उड़ रही है, सीमेंट डस्ट उड़ रही है। और दूसरी चीज कि जो रोड के जो साइड में जो डस्ट होती है वो एकदम लूज रहती है और वो हवा के कारण उड़ती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है।
अब मैं आपको एक दो चीज ऐसी बताऊंगा कि आपने जिंदगी में भी नहीं सुनी होंगी कि उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, जिंदगी में भी नहीं सुनी होंगी। पहली चीज, आपकी गाड़ी में ब्रेक पैड होता है। ब्रेक पैड होता है, आप ब्रेक लगाते हैं, कब ब्रेक लगाते हैं? जब स्पीड ब्रेकर आ गया, आपने सडनली ब्रेक लगा दिया, सामने गाड़ी आ गई, ब्रेक लगा दिया। आपका जो ब्रेक शू है वो घिस के जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? आपका गाड़ी का जो ब्रेक शू है वो घिस के कम हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है? वो जो डस्ट पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, वो एयर में जा रहे हैं और उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। जो गाड़ी के टायर हैं वो घिस रहे हैं, उससे जो माइक्रोस्कोपिक जो डस्ट निकल रही है वो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है एटमॉस्फेयर में जाके। रोड जो घिस रही है, रोड के भी पार्टिकल्स जा रहे हैं। ये चीजें तो हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं, तो इन चीजों से भी पॉल्यूशन होता है, कोई इमिशन सही नहीं होता है। और दूसरे, आप स्क्रैपिंग की बात कर रहे हैं, स्क्रैपिंग में आप करेंगे, आप स्क्रैप कर देंगे गाड़ी, उसके बाद क्या करेंगे? आप रिकवर करेंगे वो मेटल आप पिघलाएंगे तो हीट यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, सब चीजें यूज करेंगे, उसमें स्मोक होगी, पॉल्यूशन होगा। स्क्रैपिंग से भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, तो आप स्क्रैपिंग करके भी पॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर जब नई गाड़ी बनती है तो उसमें आपका मेटल लगता है, उसमें फोर्जिंग लगती है, पेंट लगता है, उसके अंदर रबर लगता है, उसके अंदर ग्लास लगता है। ये जितने भी प्रोसेस हैं, बैटरी सबसे कल्प्रेट है पॉल्यूशन क्रिएटिंग में। बैटरी है, उसके अंदर एसिड है और दुनिया भर की चीजें कार के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायर, ये वो सब, कॉपर, जिंक, अलग अलग टाइप के मेटल्स। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई कार बनती है तो ये जितने जो प्रोसेस होते हैं जिससे कार बन रही है, राइट फ्रॉम मेकिंग अ मेटल, मेकिंग वायर, मेकिंग ग्लास, रबर, ये सब चीजों से जो है वो पॉल्यूशन मेकिंग प्रोसेस से कार बन रही है। हम एक कार बनाते हैं तो बहुत सारा पॉल्यूशन करके कार बनाते हैं, तब कहीं जाके कार बनती है। और जब हम स्क्रैप करते हैं कार तो भी पॉल्यूशन होता है। तो अगर आप किसी इंडियन सिटीजन की आप गाड़ी छीन लेते हैं और कहते हैं इससे इमिशन हो रहा है और आप उसको स्क्रैप कर देते हैं, तो आप स्क्रैप करके आप पॉल्यूशन को एनकरेज कर रहे हैं, आप पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उससे कहते हैं तुम नई गाड़ी खरीदो जो पॉल्यूशन होकर के बन के आई है। तो आप दो जगह आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एक तो आप जो स्क्रैपिंग से पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, दूसरी नई गाड़ी जो खरीद रहे हैं उससे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जो बैटरी जो डिस्पोज होगी, सब होगी, उससे जो हैजार्डस जो चीजें निकलेंगी वो सब अलग हैं। तो आप ये देखिए कि कार स्क्रैपिंग पॉलिसी, अब आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि कार स्क्रैपिंग पॉलिसी में कितनी इंटेलिजेंस है। जो सब बोलते हैं ना नितिन गडकरी जी बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेके आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कार जो स्क्रैप कर रहे हैं इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। मैं अफजल जी से बोलूंगा कि कुछ ये अपने भी विचार रखें ताकि इनके भी विचार आपको पता चलें। बताइए जी। देखिए, जब हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट हमसे लेती है। आरटीओ में जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे टैक्सेस वो लेते हैं। और सिर्फ उस वक्त नहीं, फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी हम रिन्यू करने जाते हैं या कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे भी टैक्स हमसे वसूला जाता है। तो वी आर द कंज्यूमर्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स। तो जब ये पॉलिसी जो आप बनाते हैं तो मैं समझता हूँ कि द गवर्नमेंट शुड मतलब मैंने एक पब्लिक ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है और लोगों को, बिकॉज दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। तो जो मेरे ख्याल से नहीं हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखें कि हमने बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 15 साल होने के बावजूद भी उनका जो अगर किलोमीटर को हम देखें तो किसी ने 7,000 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, किसी ने 8,000 किलोमीटर चलाई है। अगर ऐसे इंसान को अगर आप बोले कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप कर दो तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल बर्डन आ जाता है लोगों पे। एक तो सेंटिमेंटल वैल्यू आ जाती है, सेकेंड चीज आपकी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, कम किलोमीटर चली भी है, उसका इंजन लाइफ जो है आप समझ लीजिए 3 लाख तक के ऊपर का, मतलब मैंने इंजन लाइफ बचा हुआ रहता है। तब भी अगर आपको अगर स्क्रैप करना पड़े तो आप ये समझ लीजिए कि सीनियर सिटीजन अगर है तो उनके ऊपर कितना बड़ा बर्डन होता है। और हर आदमी इस कैटेगरी में नहीं आता है कि वो अफोर्ड कर सके नई गाड़ी लेने के लिए। तो जब अगर आपकी गाड़ी कम चली हुई है, अच्छी कंडीशन में है, तो मेरे ख्याल से उसको चलते देना चाहिए। और अगर कोई भी इस किस्म का जो पॉलिसी अगर गवर्नमेंट लाती है तो उससे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंज्यूमर को कंसल्ट किया जाए, पब्लिक ओपिनियन कॉल किया जाए और तब जाके
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे राय मशवरा करके फिर इस मामले में आगे बढ़ा जाए। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट उठाया है कि गाड़ी किसी की ज़्यादा चली है, कम चली है, और गाड़ी कम चली है फिर भी स्क्रैप कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के 3 नाम बताता हूँ। एक देखिए क्रिसलर, और एक फोर्ड है, और एक जनरल मोटर्स। इन लोगों ने मिल करके एक मैनुअल डेवलप किया था जॉइंटली, जिसमें उन्होंने ड्यूरेबिलिटी की बात करी थी कि जो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कार मतलब ड्यूरेबिलिटी ऑफ इंजन, ड्यूरेबिलिटी मतलब वो कितने दिन तक अच्छी कंडीशन में रहेगा, जिसके हिसाब से जो कंज्यूमर के हिसाब से वो नॉर्मल है, एज न्यू है, वो किस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने कई सारे फैक्टर्स उस पर रखे थे, और उनकी रिसर्च और काफ़ी जगह और भी दूसरे लोगों ने भी रिसर्च किया है, इन बड़ी 3 कंपनी ने तो किया ही है। और उन्होंने ये बताया कि जो मिनिमम लाइफ जो कार इंजन की होती है वो मिनिमम 3 लाख किलोमीटर होती है, एक्चुअली 3,20,000 किलोमीटर होती है वो। तो अब देखिए ये उन्होंने मिनिमम लाइफ बताई। और जो अच्छी गाड़ियां होती है जैसे मर्सिडीज हो गया या ऑडी हो गया या और भी जो हाई क्लास जो कार्स हैं, उनका 5 लाख किलोमीटर 6 लाख किलोमीटर तक उनकी इंजन की लाइफ है। तो आप ये 15 साल किस बेस पे स्क्रैपिंग कर रहे हो 15 साल में, और डीजल की गाड़ी आप 10 साल में किस बेस पे आप तोड़ रहे हो? कहाँ पे आपने रिसर्च किया है? आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं कि टाइम के हिसाब से इंजन खराब हो जाता है? अगर नया इंजन भी अगर दुकान में रखा है तो क्या 10 साल बाद खराब हो जाएगा क्या वो? तो इसके लिए ये जो बिल्कुल सेंसलेस जो पॉलिसी इन लोगों ने बनाई है, इसके खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि इंडियन सिटीजन जो है आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 3,20,000 किलोमीटर जो है ये इंजन की लाइफ है। अब आप जो 15 साल की पॉलिसी लगाते हो कि 15 साल में हम इसको रीटेस्टिंग कराएंगे, तो एक मारुति 800 का भी 15 साल है और मर्सिडीज का भी 15 साल है। दोनों के इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। एक आदमी 50-70 लाख की गाड़ी खरीदता है, एक आदमी 3 लाख की गाड़ी खरीदता है, दोनों को आप सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हो, इसमें भी डिफरेंस होना चाहिए। क्यों अफजल जी, आपका कुछ इसमें? अभी एक और सवाल उठता है जी। पोल्यूशन जो आपने बोला जी, एयर कंडीशनर में कंप्रेसर होते हैं। कंप्रेसर हैज अ लाइफ similar to the engine, because the compressor of an AC. So am I to understand that shortly you'll be scrapping air conditioners also after 10 years or 5 years? So logic has to go in a similar manner. A second issue as an accountant is the value of a product can never be dependent on the time. It has to be dependent on the usability. आपने एक गाड़ी रख लिया 10 साल के लिए, and I know at least in places like Bombay where there are a lot of ladies, single mothers who uses the car only to pick up their children or from school and back. बाकी दूसरी गाड़ी रहती है जो फैमिली कार होती है। So this will also create an issue where the husband goes with the car to the office, the lady picks up the children, maybe using it only for 3 kilometers. हाँ, नहीं, अभी जैसे आपने एसी का एक एग्जांपल दिया कि वो हो गया। अभी मैं आपको सही आंकड़े बताता हूँ कि अगर जो नई गाड़ी जो बनती है पेट्रोल की, उसमें करीब 7 से 20 मेट्रिक टन का जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है एक गाड़ी बनाने के लिए। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बनाते हैं उसमें करीब 9 से 25 मेट्रिक टन का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा पॉल्यूशन से बनती है। You are talking of carbon prints. हाँ, ओके। तो वो जो है ना, तो वो जो है इलेक्ट्रिक कार ज्यादा पॉल्यूशन करती है और ये करती है। अच्छा, ये पॉल्यूशन तो ठीक है। नितिन गडकरी जी ने पहले बहुत प्रमोट किया था कि हम सीएनजी की कार लाएंगे क्योंकि वो ग्रीन फ्यूल है और पॉल्यूशन नहीं करती है। तो अब पॉल्यूशन कर रही है वो। अब 15 साल में सीएनजी भी तोड़ रहे हैं आप, सीएनजी की गाड़ी भी स्क्रैप कर रहे हैं। सीएनजी कार तो पॉल्यूशन करती ही नहीं है, और करती है तो बहुत कम। तो आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं 15 साल में? और उसको भी रीटेस्टिंग की क्या जरूरत है? अगर कोई सीएनजी कार है तो उसको रीटेस्टिंग की भी जरूरत नहीं है। और हमारे हिसाब से पहले आपको हर एक कार के लिए उसका लाइफ डिसाइड करना पड़ेगा इंजन के, कि आपके मारुति स्विफ्ट का इतना है और इसका फलानी मॉडल का इतना है। ऐसे हर एक कार का स्टडी करके मैन्युफैक्चरर से पूछना पड़ेगा कि आपकी इंजन लाइफ कितनी है, और उस इंजन लाइफ के हिसाब से आपको टेस्टिंग डिसाइड करनी पड़ेगी कि जब वो लाइफ इंजन की कंप्लीट हो जाए उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। और फिर अगर इमिशन हो रहा है उसमें से पॉल्यूशन, तो आप उसको स्क्रैप करिए। अभी तो इमिशन कोई देखता नहीं, सीधा उन्होंने कहा कि 10 साल में स्क्रैप कर दो उसको। बेसिकली इट्स वन साइडेड टोटली। फरमान है वो तो निकाल दिया उन्होंने। और आपको मैं बताऊं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक फैमिली के अंदर एक गाड़ी होती थी, फिएट। हाँ, एम्बेसडर फिएट। हाँ। आज लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है, और एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन द फैमिली वांट्स अ सेपरेट कार। तो क्या ये जायज नहीं है कि रैशनिंग ऑफ कार्स हो, कि भाई एक फैमिली अगर है तो उसमें 1 से 2 गाड़ी आप रख सकें?
नहीं, इसमें वो भी एक तरीके से पोल्यूशन ही हो रहा है ना। जी, पोल्यूशन हो रहा है। इसमें क्या है कि आजकल वो वैसी फैमिलीज तो नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज में मतलब सब लोग एक साथ हैं। अब बच्चे अलग चले जाते हैं, वो अलग सिटी में रहते हैं, जॉब का प्रेशर है, सब अलग अलग सिटी में अपना अपना वाहन रखे हुए हैं चलाने के लिए। अगर एक साथ एक ही घर में सब रह रहे हैं और उनके पास बहुत सारी फ्लीट ऑफ कार्स हैं तो जरूर इसके बारे में विचार किया जा सकता है। हाँ, लेकिन क्या है कि अब जैसे कई लोग 2-3 स्कूटी रखते हैं, तो इस तरीके की चीजें, ये सब पॉल्यूशन है। लेकिन ये बहुत माइनर चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, ये बहुत माइनर चीज। मेजर चीजें देखिए कि रोड सुधारना चाहिए। अब वो बोल देंगे हमने हाईवे बना दिया, उसमें से कार अच्छी जाएगी, पॉल्यूशन कम होगा। अरे पहले आप सिटी की रोड सुधारिए जहां हमें रोज यूज करना है। वो जो आपने वर्ल्ड क्लास हाईवे बनाया है उसमें 5 साल में एक बार गाड़ी लेके जाऊंगा, वो भी हैवी टोल दे करके। हमारे घर के सामने वाली जो रोड सड़ी है उससे पॉल्यूशन हो रहा है हमारी गाड़ी का। आपकी रोड से हमारा इंजन खराब हो रहा है। एक भी स्पीड ब्रेकर, मैं चैलेंज दे रहा हूं पूरे बॉम्बे को कि सिर्फ मेरे को एक स्पीड ब्रेकर बता दीजिए जो स्पेसिफिकेशन से बना हो। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक भी स्पेसिफिकेशन से स्पीड ब्रेकर नहीं है। मैं लिख लिख के परेशान हो गया, मोदी को सबको लिखा है मैंने कि आप कम से कम स्पीड ब्रेकर का स्पेसिफिकेशन से तो बनाइए। या तो स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं जो गाड़ी तोड़ देता है, एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। उस स्पीड ब्रेकर के कारण हमारी गाड़ी टूट रही है, खराब हो रही है, सब कुछ है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सडनली ब्रेकिंग हो रही है, कोई इंडिकेशन नहीं है कि स्पीड ब्रेकर है। जो ट्रैफिक सिग्नल से वहाँ कंजेशन है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, उसमें से स्मोक निकल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब है, इसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है, हमारी गाड़ी से नहीं हो रहा है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ, लीगल हिसाब से मैं MCGM एपेक्स कमेटी में रिप्रेजेंट करता हूं और वहां पर हमने ये स्पीड ब्रेकर्स को लेके कई बार इस चीज को फोकस करने की कोशिश की है कि आप कहां पर भी स्पीड ब्रेकर्स बनाइए तो स्पेसिफिकेशन का ज्यादा ख्याल रखिए। ऐसा होता है कि भाई लोकल MLA है, उन्होंने बोल दिया तो स्पीड ब्रेकर खड़ा कर दिया, आपने विड्थ ऑफ द रोड नहीं देखा, आपने उसके हिसाब से आपने हाइट को तय नहीं किया। तो ये सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं चाहूंगा कि अपना सुलेमान कुछ पॉइंट, एक लीगल पॉइंट से आपसे पूछ लूं जरा सुलेमान भाई। आई हैव एन एसेट, now we are talking about cars, could be any asset. Would it be right for a government law to come in which takes away my right to keep my vehicle, although there is a law which says I can keep a car as long as I don't use it on the road, but can park it. Don't use it on the road, but if you keep it in your it's like a caravan. Yes. What is the use of it? It's a white elephant. Correct. You will have to maintain it. Correct. ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रख दिया. So there needs to be rethinking और experts को involve करना चाहिए to come out with a policy where the pollution is controlled. जो main essence जो है वो है कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया, एक चीज है कि ये जो स्पीड ब्रेकर है वो स्पीड ब्रेकर नहीं है, दे आर कार ब्रेकर। यस, तो वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को इमीडिएटली काम करना चाहिए कि देयर हैज टू बी स्टैंडर्डाइज ऑफ ऑल द स्पीड ब्रेकर्स। दूसरा ये जो है कि पॉल्यूशन जो कंट्रोल करने का है, जैसा मैं आपको ये बताऊं कि जैसा इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब बढ़ती है, मेरे अभी यहाँ पे जहाँ हम अभी शूट कर रहे हैं वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इतना डस्ट आता है ऑफिस के अंदर। सिमिलर चीज जब मैं 2002 से जब मैं अमेरिका में गया था, कनाडा भी गया था, USA गया था, तो उसके अंदर जो मैंने देखा कि वहाँ पे जो डस्ट है वो मिनिमाइज है। लेकिन उसका रीजन ये है कि जितने भी रोड्स है उसके आजू बाजू में पूरी ग्रीनरी है, ग्रास है। क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि अभी सीलिंग जो है, सीलिंग के बाद में जो जब तक हम BKC जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग ने अभी फिलहाल एक अच्छी ग्रीनरी बनाए है जो अप्रिशिएट करने के लायक है। वैसे हर रोड के ऊपर अगर ग्रीनरी आ जाती है, ट्रीज आ जाती है, तो ये काफी हद तक जो पॉल्यूशन जो है जो एमिट होता है फ्रॉम द मूविंग कार से क्या होता है कि जब वो डस्ट होता है ना, तो डस्ट वो हवा में उड़ता है, तो वो कंट्रोल में आ जाता है। अगर ग्रीनरी रहेगी तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। और दूसरा जो है कि हमें भी सोचना चाहिए कि अगर मेरी कार अगर ज्यादा पॉल्यूशन करती है तो मुझे वो उसका इंजन चेक करवाना चाहिए कि उसमें क्लच गया है या ऑयल की कमी है, क्या है। तो आई हैव टू रेक्टिफाई माय कार सो दैट इट डजंट पॉल्यूट एयर। और जल्द से जल्द अगर मेट्रो चालू हो जाएगा तो बहुत से लोग, अगर समझो मैं यहाँ पे अंधेरी से मुझे अगर हाई कोर्ट जाना है और अगर यहाँ से मेट्रो अगर चालू हो जाएगी तो मैं मेरी कार लेके नहीं जाऊंगा। आई विल बी मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन द मेट्रो। और दूसरी एक बात है जो लॉ पॉइंट के हिसाब से, दैट इज द लॉ इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर मेरी गाड़ी को अगर स्क्रैप करना है, जैसा हम लोग ये प्रोग्राम शुरू होने के पहले डिस्कस कर रहे थे कि
कि दिल्ली के अंदर वो लोग देखते हैं कि ये गाड़ी को 15 साल हो गया है, तो वो आपके घर के एड्रेस पे आते हैं और वो कार को टो करके लेके जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द ओनर। तो ये गलत है। आपको मुझे एक नोटिस देना चाहिए और मुझे भी सुनना चाहिए कि भाई ये मेरी कार अगर 15 साल पुरानी है लेकिन 1 लाख किलोमीटर चली है और इंजन के हिसाब से और 2.5 लाख किलोमीटर उसकी लाइफ बाकी है, तो आई शुड बी गिवन अ चांस टू बी हर्ड बिफोर टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप। सेकेंड चीज, आपने जैसा बताया मेट्रो का, तो जब मेट्रो बन जाएगी तो आपको गवर्नमेंट को ये सोचना है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, हम आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 ईयर, कि भाई शेयर एंड ऑटो रिक्शा हो और जो आपके बस स्टॉप्स है बिल्कुल मेट्रो के नीचे हो, लोगों को 1 किलोमीटर बस के लिए आगे जाना नहीं पड़े। तो देयर आर लॉट ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी इश्यूज दैट आल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड। जी, आपने अच्छा बताया। जैसे दिल्ली में भी है वो फीडर सर्विसेज हैं कि अगर मेट्रो से कोई आदमी उतरता है तो शेयरिंग ऑटोज हैं, वो जो बैटरी से चलते हैं, वो शेयरिंग ऑटोज हैं, 10 रुपये 20 रुपये उस पर लगता है और कई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, पहुंचा देते हैं आपको। तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, वो कर सकते हैं। और अभी भिवानी साहब ने जैसा बताया है कि इतने जबरदस्ती गाड़ियाँ उठा लेते हैं, होता है इसके लिए क्या है, और पैसा भी इतना ज़्यादा जा रहा है। अब इसका रिजल्ट मालूम क्या है? इसका रिजल्ट मैं आपको 1-2 सिटीज़ का बताते हैं। जैसे पूना में 1,20,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, री रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी घूम रही है। लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, लोग अब लॉ नहीं मान रहे हैं। आपको उन्होंने बोला कि टेस्टिंग कराओ, वहां पे इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है और वो भी बार बार इतनी जल्दी लॉ चेंज कर रहे हैं कि आदमी कंफ्यूज है कि लॉ है क्या। तो इसके लिए इंडिया में न जाने कितनी लाखों कार बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, लेकिन इंजन लाइफ उनकी बची हुई है और उन्होंने पैसा लगाया है महंगी महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। तो इसके लिए अभी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें 2 हम लोग पहलू रखेंगे। एक पहलू ये है कि अभी एक BS6 इंजन जो आता है, जो मैं अरुण सक्सेना जो एक्सपर्ट है उसके लिए पूछूंगा कि अगर मेरे पास जूनी कार है, समझो मेरे पास फिएट है, अभी तो सब पूरी स्क्रैप हो गई, बट वो मुझे माइलेज भी कम देती थी, पॉल्यूशन भी ज़्यादा करती थी, तो अगर BS6 इंजन अगर मैं यूज़ करता हूँ लेटेस्ट कार, तो मुझे एवरेज भी अच्छा मिलता है और काफ़ी सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाता है, पॉल्यूशन भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर एवरेज अच्छी दे दी है तो जो एमिशन रहता है कार्बन का वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर एसी की भी अगर मैं बात करूं तो अभी आजकल 4 स्टार 5 स्टार एसी आते हैं विद इन्वर्टर इनबिल्ट, तो जो आपका पावर सेविंग भी करता है वो एफिशिएंट भी रहता है। लेकिन ये सब को लिए आपको उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। एवरी ईयर कम से कम 3 बार आप अपनी एसी की सर्विस कराओ और कोशिश ये करो कि आप कम से कम कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम एमिशन होवे, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं। हम ये नहीं है कि काम करने के लिए धरती पे आते हैं और फिर रहने के लिए चांद पे चले जाते हैं। तो ये हमारी धरती है, इसको हमें ही स्वर्ग बना के रखना है। और मैं गवर्नमेंट को ये बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि आप एक एक्सपर्ट पैनल बनाइए जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हु आर स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग कार्स, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर एनवायरमेंटलिस्ट को भी आप ले लीजिए जो साइंटिस्ट है, एंड देन कम आउट विद अ होलिस्टिक पॉलिसी वेयर यू नो। अभी क्या होता है कि समझो अभी सेंट्रो ले लिया अपना टैक्सी वाले ने, वो 7-8 साल तक तो उसका वो क्या बोलते हैं EMI भरता है, लोन ही भरता है, और जब उसका कमाने का टाइम आता है तब आप उसको वो गाड़ी ले लेते हो। बट अगर वो उसका इंजन इतना नहीं चला हुआ है और वो एमिशन उसका ठीक है, तो ये पॉलिसी पे जरा आपको सोच के ये करना चाहिए कि आप किसी के ऊपर इस तरह का फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डालो। अगर मैं समझो अगर 70 इयर्स का एज हो गया और मैंने गाड़ी लिया था जब मेरी एज थी 60 इयर्स में, अब जब मेरी एज हो जाती है, मैं सीनियर सिटीजन हो जाता हूँ और मेरी वो गाड़ी स्क्रैप हो जाती है, और अगर नई गाड़ी मैं लेने जाऊंगा तो मुझे कोई लोन भी नहीं देगा, बिकॉज वो देखेंगे भाई ये आदमी अभी इसको 5 साल की लोन देंगे, ये कल 1 साल में ही ऊपर चले गया तो दूसरी दुनिया में चले गया तो इसका EMI कौन भरेगा, फिर कार टो करके लेके आओ। तो ये काफी सारी चीज पे सरकार को बहस करनी पड़ेगी, डिस्कस करना पड़ेगा, कंज्यूमर एक्टिविस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, CA को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि जो पॉलिसी निकल के आती है इज ए होलिस्टिक पॉलिसी व्हिच विल हेल्प ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। यस,
अभी देखिए जो ये पॉलिसी लगाई गई, एक्चुअली इनको एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट एक बनानी चाहिए थी पहले, ताकि पता चले कि कौन कौन सी व्हीकल से कितना पॉल्यूशन हो रहा है और कौन कौन सी सिटीज़ में कैसे इसको डील करना है। ठीक है, इन्होंने बनाई नहीं। अभी आप जो अभी BS6 इंजन की बात कर रहे थे, तो आज के ज़माने में मतलब अभी जो नई कारें आई हैं डीजल की, उनका जो इमिशन है वो नई पेट्रोल कार के बराबर ही इमिशन है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो फिर दिल्ली में उनको क्यों बैन किया जा रहा है? उन्होंने तो फरमान सुना दिया सारी डीजल कार बैन कर दो। अरे जो नई डीजल कार हैं जो बहुत अच्छी है, जो पॉल्यूशन नहीं कर रही, उनको तो दिल्ली में चलाने दो, बाहर की कार को तो आने दो। बाहर की कार को भी नहीं कहते कि डीजल की कोई भी कार होगी दिल्ली में नहीं आएगी। तो इससे दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। तो ये तो एकदम ऐसा हो गया कि जैसे कोई हम लोग डेमोक्रेसी में रह नहीं रहे, हम लोग की कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा रूल बना दोगे तो हम लोग उसको लागू कर देंगे। अभी आप बहुत सारी चीजें बता रहे थे, जैसे कि कोई सीनियर सिटीजन है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, रेलवे कंसेशन तक उसके खत्म कर दिए सीनियर सिटीजन के, और उसको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रही है, उसको कोई पेंशन नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। आप उसकी गाड़ी तोड़ दोगे और उससे बोलोगे नई गाड़ी खरीदो, बेचारे की इनकम ही नहीं है, वो कहां से खरीदेगा? और जो थोड़ा बहुत उसको मूवमेंट अपनी कार से मिल रहा था वो भी आपने बंद कर दिया। तो इस चीज के बारे में सोचना चाहिए हमको, जो सीनियर सिटीजन एक्टिविस्ट हैं उनको इसके बारे में ये मुद्दा उठाना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, और इस चीज का एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो अफजल जी, आपको इसके बारे में कुछ कहना है? सीनियर सिटीजन, मेरा कहने का मतलब वही है कि जो कंज्यूमर है, जो मोटरिस्ट है, जो व्हीकल्स रखते हैं, दे आर द मेन स्टेक होल्डर्स। तो कॉम्प्रिहेंसिवली उनको सारे असेसमेंट देखने होंगे, एनवायरमेंटल असेसमेंट देखना होगा, रोड कंडीशंस देखना होगा। आप देखोगे कि अब्रॉड में जिस हिसाब से रोड कंडीशंस हैं, सालों साल आपका सस्पेंशन का काम नहीं निकलता। जो बॉम्बे में अगर, जो हिंदुस्तान में अगर आप देखते हो, तो हर दिन आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट हैज टू टेक अ होलिस्टिक अप्रोच एंड दे हैव टू कंसल्ट the stakeholders which are the citizens of this country। नहीं, आपने सही बोला। अगर आप किसी भी गैरेज पे आप जाएंगे, आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिए, आप किसी भी गैरेज पे या कोई मैकेनिक के उसमें जाएंगे, आप वहाँ पे आपको सारी टैक्सीज मिलेंगी सस्पेंशन का काम करते हुए, क्योंकि टैक्सीज ज्यादा रोड पे चलती हैं। तो रोड के जो है, रोड खराब कर रही है गाड़ियों को, और उसके कारण पॉल्यूशन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए। तो आप रोड जो वर्ल्ड क्लास हाईवेज और वो फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, आप वर्ल्ड क्लास मत बनाइए, आप नॉर्मल बनाइए, कम टोल से बनाइए, जो हर कोई का अफोर्डेबल हो। आप सिटी की रोड्स आप अच्छी बनाइए, सिटी के स्पीड ब्रेकर अच्छे से बनाइए, सिटी की ट्रैफिक को कंट्रोल करिए, सिटी की रोड्स वाइड करिए। ये सब करने से पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, ये गाड़ियां तोड़ने ताड़ने से कंट्रोल नहीं होगा। क्यों सर? जहां तक मैं समझता हूँ कि जितने भी जो हाईवेज जो बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवेज जो बोल रहे हैं कि वो बना रहे हैं, तो इट इज बेसिकली जो फ्रेट जो है उसको लाभ देने के लिए है। तो बेसिकली आप देखेंगे जो नॉर्मल जो व्हीकल ओनर है, जो सिटी में ज्यादा 99% सिटी में चलाता है, वो 1% अपना वो हाईवे पे जाता है। तो इट इज बेसिकली इट इज टू केटर द फ्रेट लॉबी। लेकिन उससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है कि नहीं? जैसा वो क्लेम करते हैं कि हाईवेज अच्छे होंगे, वर्ल्ड क्लास हाईवेज होंगे तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेट के लिए जा रहा है, वो सब हो रहा है। तो ऐसे हाईवेज जो है जो कंज्यूमर हो तो यूज नहीं करेगा, तो वहां पे उसका टोल में उसको कंसेशन देना चाहिए कंज्यूमर को। अगर आपने फ्रेट के लिए बनाया है और इतने हैवी टोल ले रहे हो आप, तो जो कंज्यूमर है उससे आपको जो गाड़ी के नंबर प्लेट से आपको पता चल जाता है कि कमर्शियल गाड़ी है कि प्राइवेट है। आप उनसे आप या तो टोल फ्री करिए या टोल कम लीजिए उससे। इस तरीके का काम कर सकते हैं, है ना? So now to sum up this, मैंने जो ये पैनल डिस्कशन में मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तो रोड के साइड में जितनी भी ग्रीनरी हो सकती है उतनी ग्रीनरी डेवलप करनी चाहिए, ट्रीज डेवलप करनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो डस्ट है वो कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि अगर ग्रास है नीचे तो वहां पे डस्ट नहीं रहेगा, और वहां पे ग्रास रहेगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और डस्ट को, क्योंकि अगर ग्रास नहीं है तो वो मट्टी सूखी है और गाड़ी अगर तेज से चलती है तो वो हवा में वो जो डस्ट पार्टिकल जाता है वो पॉल्यूशन बढ़ता है। तो सबसे जो पहला है वो आप लोग को ये काम करना है कि अभी जून महीने के अंदर बारिश की शुरुआत होने वाली है, पूरे इंडिया में बारिश गिरने वाली है। तो हर आदमी दो नहीं तो कम से कम एक ट्री जो प्लांटेशन करते हुए, जो आपका एक योगदान रहेगा हमारे भारत माता के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, कि हमें एक ट्री प्लांट करना चाहिए। तो एक कम से कम मैं एक काम तो करता हूँ कि जिससे मैं पोल्यूशन कंट्रोल कर सकता हूँ। और दूसरा, जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है जो इलेक्ट्रिसिटी भी कम करती है, जैसा अगर एसी की बात करते हैं
और सोलर एनर्जी का आप यूज करो फॉर द कॉमन लाइट्स और फॉर द हॉट वाटर, ये सब चीज पॉसिबल है। अगर रीडेवलपमेंट में जाती है आपकी बिल्डिंग तो आपके बिल्डर को बोलो कि हमें सोलर एनर्जी चाहिए, प्लस सोलर एनर्जी के साथ में हमें जो हॉट वाटर है वो भी सप्लाई चाहिए, तो ताकि हम कम से कम हमारा बिजली बिल भी कम आएगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। और गो फॉर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक पैनल बनाइए कि जिसमें इसके ऊपर डिस्कशन हो, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट भी बैठने चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर भी बैठना चाहिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी बैठने चाहिए और कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी बैठने चाहिए, और एक हॉलिस्टिक अप्रोच आप लेके आओ। अभी मुंबई के अंदर मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं हाईवे थोड़े अच्छे हैं अभी फिलहाल, बट अगर इंटरनल रोड से जाता हूँ तो सिग्नल इतने आते हैं और एवरी टाइम मुझे ब्रेक मारना पड़ता है, देन अगेन वापस मैं स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें जो फ्यूल का जो एमिशन है, पॉल्यूशन का एमिशन है, वो ज़्यादा होता है। तो रोड्स अच्छे बनाओ मुंबई के अंदर खास, और ट्री प्लांट करो। और दूसरा जो मेट्रो लाइन्स है वो फ्रॉम बोरीवली टू चर्चगेट आप जल्द से जल्द स्टार्ट करो। तो जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिसको ड्राइविंग करना पसंद है लेकिन ड्राइविंग अवॉइड करना चाहते हैं, ताकि अगर मैं मेट्रो में जाता हूँ और मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, और जो मेरा 1-1.5 घंटा मेट्रो में ये रोड पे लग जाता है वो मेट्रो रहेगा, तो मैं वो जो समय अपना जो डिस्टेंस है वो 30 मिनट में कर पाऊंगा। तो आपने अभी एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था जो ग्रीनरी का, तो मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि हम ये जो कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर ग्रीनरी लगाएंगे तो ग्रीनरी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। Yes. तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। ये सीट पे हमें कंट्रीब्यूट करना है।